Hello and good morning to all of you, my dear students, and welcome to Career Point YouTube Live. पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में न्यूटन्स थर्ड लॉ या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है बेसिकली वो वैलिड है इन ऑल फ्रेम्स। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा रिव्यू करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स का, तो मैंने आपको ये एक्सप्रेशन बताई थी, फोर्स, न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट dp ओवर dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग पहले इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं आज कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इससे पहले हम लोग सारे फोर्सेस पढ़ चुके हैं और अब इन फोर्सेस के रेस्पेक्ट में ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। क्या है कि भाई हॉर्स ने भी फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ रखी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रखा है, तो वो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछता है ड्राइवर से। हॉर्स अर्ज टू पुल अ कार्ट, द हॉर्स रिफ्यूजेस टू ट्राई, साइटिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोला भाई कि जितना फोर्स मैं कार्ट पे एक्सर्ट कर रहा हूँ उतना ही कार्ट मेरे ऊपर एक्सर्ट कर रही है, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। तो अब आपको ये समझाना है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे रिप्लाई करेंगे इसे देखते हैं। चलिए, ये है हॉर्स एंड ये कार्ट। एक बार इसके एफबीडी पे हमें आना पड़ेगा। एफबीडी में आपको मैं समझा चुका हूँ कि सिस्टम को कैसे कंसीडर करना होता है। जो भी हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं वो आपको चिड़िया की आंख की तरह दिखना चाहिए और उस पर लगने वाले फिर सारे फोर्सेस दिखने चाहिए। सपोज अगर आप कार्ट को सिस्टम देख रहे हो फॉर इंस्टेंस, तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो कि ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द वेट ऑफ द कार्ट। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन जो एग्जर्ट होगी ओवरऑल अगर बात करें तो वो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट इज आरसी। ठीक है, अब ये हॉर्स जो है कनेक्टेड है इस कार्ट से, तो हॉर्स बेसिकली अगर पुल करेगा तो ये टेंशन फोर्स लगेगी कुछ यहाँ पे, ओवरऑल टेंशन एक्टिंग ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स। तो ये तो फोर्सेस मैंने मार्क किए एक बार के लिए, चलो इसके ऊपर, कार्ट के ऊपर। अब हम बात करें कि भाई हॉर्स के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो हॉर्स पे अगर फोर्सेस अगर आप देखोगे तो पहला तो भाई जितना कार्ट पे हॉर्स एक्सर्ट कर रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दिया भाई कि हॉर्स भी कार्ट पे इतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितना कार्ट हॉर्स पे करेगी। ठीक है, तो इसके बाद अब ये कार्ट जो है, ये जो हॉर्स है बेसिकली पुश कर रहा है ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन का, इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, देखो ध्यान से, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली हॉर्स के वेट को बैलेंस करेगा। तो ये आगे कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ाने के लिए आप इसे समझाओगे कि एक फोर्स देखो और छूट रहा है जो कार्ट पे हम लोगों ने मार्क नहीं किया, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप ऐसे समझाओगे कि बेटा जब आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो फीट की वजह से आ रहा है, वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है जब ओवरकम कर लेगा, किसको ओवरकम कर लेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को, देन एंड ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए चुपचाप से आगे चलो। ये फोर्स मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए इस तरीके से एफबीडी बना के आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने पढ़ी थी चीज़ें, उसके रेस्पेक्ट में मैंने सारे फोर्सेस आपको पढ़ा रखे हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने ये मार्क कर लिया। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बाद हम जरा बात करें न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस की, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थ्योरी पढ़ ली है और एप्लीकेशन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम लैग करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन पार्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ प्लेट ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजेंटली इन एयर बाय बुलेट which are fired with some velocity at rate of 10 bullets per second.
if the mass of each bullet is 5 gram and if the bullets rebounds in opposite direction with the same speed, then calculate the velocity of each bullet at the time of impact. तो चलो कंसिडर कर लेते हैं. सपोज मैंने ये कंसिडर कर लिया, ये एक प्लेट है जो कि हॉरिजेंटली फ्लोट कर रही है. किस वजह से हॉरिजेंटली फ्लोट कर पाएगी? नीचे से बुलेट्स फायर हो रही हैं. ये बुलेट्स हो गई, और ये बुलेट्स जो फायर हो रही हैं ये कुछ इसके ऊपर फोर्स इम्पार्ट करेंगी. वो कैसे इम्पार्ट करेंगी कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो लेट द मास ऑफ ईच बुलेट इज m, जो कि दे रखा है. से स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट. गिवन है कितना? से दिस इज 5 ग्राम. तो दिस इज 5 इंटू 10⁻³ kg. ठीक है. सिमिलरली अगर ये प्लेट है तो प्लेट का मास भी गिवन है. प्लेट का मास कितना गिवन है? मास ऑफ द प्लेट, you can write mass of the plate is equal to 100 gram. 100 gram is nothing but 100 into 10⁻³ kg. ये आ जाएगा मास ऑफ द प्लेट. कैपिटल M से मैंने लिख दिया. ठीक है. इसके बाद हमें क्या पता है? बुलेट की वेलोसिटी पता है. तो बुलेट की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूं अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो कितनी है? 10 पता नहीं है. बुलेट की वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है. वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट वी हैव टू कैलकुलेट. तो से v इज द स्पीड ऑफ द बुलेट. तो जिस स्पीड से बुलेट स्ट्राइक कर रही है उसी स्पीड से वापस आएगी. तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि उसी स्पीड से बुलेट वापस आ रही है. इस तरीके से कोलाइड करेंगी और ये v स्पीड से वापस आ रही हैं. तो हो क्या रहा है? बेसिकली बुलेट का जो मोमेंटम है इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में था, बाद में किधर हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो हम क्या करें? एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लें. और हमें क्या दे रखा है? 10 बुलेट्स पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड कितनी फॉल कर रही है? नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड वो दे रखी है बच्चों 10 बुलेट्स पर सेकेंड. ये दे रखा है डाटा. तो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट. अब मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई. अब मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके रेस्पेक्ट में चेंज इन मोमेंटम हमें अगर कैलकुलेट करना है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पे वर्क करना पड़ेगा. वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन अपन पॉजिटिव कहते हैं. सपोज मैंने कहा डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी m इंटू वी. v कौन सा? फाइनल. तो फाइनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, माइनस मास इंटू वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में? तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो माइनस v लिखेंगे क्योंकि अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 2mv हो गया. अब टोटल चेंज इन मोमेंटम इतना हो गया और नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड इतनी आ रही हैं, तो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द बुलेट्स कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. तो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया? नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 बुलेट्स पर सेकेंड इंटू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ईच बुलेट. कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻³ 2m इंटू v. ये हो गया अपना ये. तो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किस डायरेक्शन में हुआ? ये पॉजिटिव आया था तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो जो बुलेट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो फोर्स जो बुलेट पे लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट्स कौन एक्सर्ट करेगा? वो फोर्स प्लेट एक्सर्ट करेगी. फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट्स किसकी वजह से? ड्यू टू प्लेट. कितना आ जाएगा? दिस इज कैलकुलेट कर लो 5 to 10 और 100 और ये 10⁻⁻1 यानी 0.1 v. ये आ जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट ड्यू टू प्लेट. बट हम लोग प्लेट की बात कर रहे हैं तो प्लेट का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. प्लेट का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इस डाउनवर्ड वेट को
अगर बुलेट जितना प्लेट पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो बैलेंस कर लेगा तो प्लेट फ्लोट कर सकती है, ठीक है। तो दैट इज से एफ, और वो फोर्स कितना होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स बुलेट्स पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसी तरीके से मैं अगर बात करूं फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट्स ड्यू टू बुलेट, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट्स ड्यू टू बुलेट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और इतना ही होगा 0.1 v, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। जब ये किसको बैलेंस कर लेगा, इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तो प्लेट फ्लोट करेगी। तो कर देते हैं भाई, इसको क्या करना है अपने को, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट ड्यू टू बुलेट दैट शुड बैलेंसेस द वेट ऑफ द प्लेट। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। दिस इज 0.1 v इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेट हमें पता था, दिस इज 0.1 kg, और g की वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लें तो ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट टर्न पे या लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि F इज इक्वल टू dp/dt, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको प्रॉब्लम्स में इस तरीके से अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ भी अप्लाई हुआ है, ये यहाँ पे इस तरीके से, और सेकेंड लॉ भी अप्लाई हुआ है एक तरीके से। तो ये एप्लीकेशन पार्ट हमें एकदम क्लियर रहना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे फोर्स से लिंक करना है। चलिए एक और बाई प्रोडक्ट है इसका कि भाई न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें एक और चीज़ पता लगती है। क्रिकेट आप सब खेलते हो, और वो है क्रिकेट में जब बॉल और बैट का कांटेक्ट टाइम होता है तो आपको पता है बहुत कम होता है, ठीक है, और इतने कम टाइम में सीधा 6 पड़ता है तो फिर मज़ा आ जाता है ना। तो वो जो फोर्स की कैटेगरी है दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, और ये सेकेंड लॉ का एक तरीके से बाय प्रोडक्ट है। क्या होता है इम्पल्स, बेसिकली व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम क्रिएट कर देगा, और उसको हम बोल रहे हैं क्या, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स की फोटो आप यहाँ से भी समझो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मुक्का पड़ा तो पहले तो डिफॉर्मेशन होता ही है बॉडी पे कुछ, और उसके बाद कुछ रिफॉर्मेशन भी होता है। तो अगर हमें इसको, इस फोर्स को ग्राफिकली समझें, ये पिक्चर से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या हुआ, मुक्का पड़ा, डिफॉर्मेशन हुआ, और जब हटेगा तो फिर हो सकता है थोड़े टाइम के बाद या तुरंत ही फिर ठीक हो जाए हिसाब किताब, ठीक है। तो वो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन। तो चलो मैं ग्राफिकली इसको समझाता हूँ थोड़ा सा आपको कि क्या हुआ फोर्स के साथ। ये मैंने इस तरफ सपोज फोर्स वेक्टर ले लिया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैं टाइम के साथ प्लॉट कर रहा हूँ कि ये टाइम इधर हो गया, और अब मैंने अभी बताया अभी आपको कि जो वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वेरी लार्ज फोर्स यानी जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरीके से आती है फोर्स की, लाइक इस तरीके से ये फोर्स रहता है। अब ये फोर्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, ये फोर्स कैलकुलेट इतने कम टाइम मतलब 10⁻³ सेकेंड में फोर्स मेजर करने का इतना कोई अपने पास अच्छा एपरेटस नहीं कि भाई कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ बैट और बॉल के बीच में ही, अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो उसको देखो कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज बात कर सकते हैं। अब कैसे, न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे हेल्प कर रहा है। देखो यू हैव स्टडीड दैट F इज इक्वल टू होता है dp/dt। अब यहाँ से अगर आप विजुलाइज करो, अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कंसिडर करूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप कट करूँ और इसका मैं एरिया आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, तो ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा। देखो यहाँ पे फोर्स F, ठीक है, और ये छोटा सा टाइम इंटरवल मैंने dt कंसिडर किया। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि dp इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, f dt, dp इज इक्वल टू f dt। अब अगर f dt को अगर आप रिकॉग्नाइज करो तो f dt इज नथिंग बट क्या, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज नथिंग बट f dt। और अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे टोटल एरिया पता लग जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इधर अप्रोच करूं इस डायरेक्शन में,
तो यहाँ भी यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे मैनेज करूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गई, एफ डी टी। और ये एफ डी टी इज नथिंग बट इसी को हम बोल रहे हैं इम्पल्स। दिस इज इम्पल्स, वेरी लार्ज फोर्स, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि ये फोर्स तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ से हमें पता लग जाएगा। इनिशियल मोमेंटम अगर पी आई था और ये पी एफ था फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल T1 से T2 तक, तो अपने पास देखो ये एक्सप्रेशन आ गई, दिस इज पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू दिस इज एफ डी टी फ्रॉम T1 टू T2, इस तरीके से। एंड दिस इज इम्पल्स, और इम्पल्स को मैं ऐसे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं। तो इम्पल्स वेक्टर इज इक्वल टू इज नथिंग बट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई। एंड दिस एफ डी टी इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ विच कर्व, एफ टी कर्व। दिस इज एरिया ऑफ एफ टी कर्व। ये एरिया ऑफ एफ टी कर्व हमें बताएगा भाई कि कितना चेंज इन मोमेंटम है, और हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एवरेज फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो देखो मैं इसको एवरेज भी करके आपको दिखाता हूं कि ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन अब हम एरिया के रेस्पेक्ट में अगर विजुलाइज करें तो काम कर सकते हैं। तो एरिया के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको, इस एरिया को इफेक्टिवली एक रेक्टेंगल के एरिया में कन्वर्ट कर दूं फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, इस पूरे एरिया को अगर मैं इस एरिया में कन्वर्ट कर दूं तो ये रेक्टेंगल का एरिया तो हम इजीली लिख सकते हैं और ये एवरेज फोर्स हो जाएगा। तो इम्पल्स अगर मैं डिफाइन करूं तो इम्पल्स को जनरली एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम के रेस्पेक्ट में भी हम विजुलाइज कर लेंगे। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी, अगर फोर्स तो वेरिएबल होता है, लेकिन अगर हम एवरेज फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो इम्पल्स इज नथिंग बट एवरेज फोर्स into time and which is nothing but change in momentum। ओवरऑल इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। और भी मजेदार तरीके से अगर बात करें तो इम्पल्स का मतलब जर्क। तो देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम प्लस झटका यानी जर्क इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो ये वेक्टर इक्वेशन है, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगेन। तो डायरेक्शन का अप्लाई करते समय हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी मैथमेटिकली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे मैं बात करता हूँ इम्पल्स के। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इम्पल्स की और हम ध्यान भी रखते हैं इन सारी चीज़ों का। जैसे पहला एग्जाम्पल, हाई जंपिंग और लॉन्ग जंपिंग एथलीट जो होता है इज प्रोवाइडेड आइदर ए क्वेश्चन और अ हीप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन। नहीं तो क्या होगा, बहुत चोट लगेगी भाई, है ना। तो इसलिए वो क्वेश्चन और हीप ऑफ सैंड एक मेंटेन करने के लिए भाई चोट वोट ना लगे, इसलिए अपन रखते हैं। क्योंकि क्या हुआ बेसिकली, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो इंक्रीज हो गया, और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कम चोट लगेगी। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, पैकिंग मटेरियल्स लाइक थर्माकोल और ये प्लास्टिक शीट, स्ट्रॉ पेपर स्टैंड्स आर यूज्ड व्हाइल पैकिंग ग्लासवेयर। अदरवाइज ग्लासवेयर गिरेंगे तो टूट जाएंगे और फिर इधर उधर हम शिफ्ट नहीं कर सकते उनको। ठीक है, तो ये भी सेम लॉजिक है। और ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, क्रिकेट अगेन बहुत प्यारा गेम है और आप सब खेलते हो। तो जब कैच लेते हो, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूं, तो इस तरीके से कैच लेते हो। आप देखो इस तरीके से लेते हो, इस तरीके से अगर आप कैच ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आप अपने हैंड्स को बैक साइड में पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ऐसा करने से आप डेल्टा टी इंक्रीज कर रहे हो, और डेल्टा टी इंक्रीज कर रहे हो तो यू नो दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम जर्क लगेगा आपके हैंड्स को। ठीक है, चलो इसको भी, ये तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हो गई इसकी। अब मैथमेटिकल, अब एप्लीकेशन की बात, क्योंकि अपने को तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ही वर्क करना है। तो चलिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर वर्क करें तो ये एक एग्जाम्पल है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, एक क्रिकेट बॉल है। ठीक है, और उसका मास दे रखा है कितना, 100 ग्राम, और it moves at a speed of 10 meter per second and after getting the bat is deflected back at
स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो स्पीड थी बुलेट की वो 10 मीटर पर सेकेंड थी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और जब फाइनली जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इफ द बैट एंड बॉल रिमेन इन कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट टाइम भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा, ठीक है, तो उस रेस्पेक्ट में इनिशियल मोमेंटम किधर हुआ, देखो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखूं तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड। चलो एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है तो मैं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जब वन डायमेंशनल मोशन होता है तो वेक्टर लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अगर राइटवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से इनिशियल मोमेंटम अगर हम विजुलाइज करें तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। मास कितना है इसका, मास है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का मतलब हो गया से 100 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाई इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी और कितनी थी इनिशियली, 10 मीटर पर सेकेंड, यस 10 मीटर पर सेकेंड। तो 100 ग्राम इसका मास था, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गई यहाँ पे स्पीड, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल मोमेंटम है किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो वी शुड राइट नेगेटिव साइन हियर, तो -1 मीटर पर सेकेंड। ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया -1। फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो फाइनल मोमेंटम मास इज स्टिल 100 इंटू 10 टू द पावर -3, और वेलोसिटी कितनी हो गई 20। तो दिस इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और इनिशियल मोमेंटम पता लग गया, फाइनल मोमेंटम पता लग गया। अब अपना एम क्या था, पहले इम्पल्स कैलकुलेट करना था। तो अगर हम लोग इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स कितना आ जाएगा, देखो इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम कितना है डियर स्टूडेंट्स, देखो 2 माइनस ऑफ -1 यानी कितना 3। तो इम्पल्स आ गया इतना 3। अब यूनिट इम्पल्स का क्या हो जाएगा, m इंटू वी, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतना इम्पल्स जनरेट हो गया इस डायरेक्शन में, ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इम्पल्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ओवरऑल। ये क्लियर हो गई बात। अब एवरेज फोर्स भी कैलकुलेट करना था इसमें, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। तो फोर्स, एवरेज फोर्स की बात आ गई, देखो क्योंकि फोर्स की एक्सप्रेशन तो पता ही नहीं है कि कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो अपन एवरेज फोर्स की बात करते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन होती है। तो एवरेज फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी इज नथिंग बट 3 एंड डेल्टा टी इज नथिंग बट कितना टाइम लगा, देखो 0.01 सेकेंड। तो दिस इज 0.01 एंड दिस विल बी कितना 300 न्यूटन। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था उसको हमने फर्दर यूटिलाइजेशन कर लिया। अब आज के लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी दैट इज वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हम लोग बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, कि ये हर फ्रेम में वैलिड है क्या। तो इसको देखने के लिए चलो कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम लोग। क्या सिचुएशन, जैसे ये ट्री है, ये ट्री हो गया, ठीक है, इसको हम लोग सफिक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक मैंने ये पर्सन ले लिया मिस्टर एक्स, ये महाशय को मिस्टर एक्स या मिस्टर ए नाम दे देते हैं, ऑब्जर्वर ए, ठीक है, रेस्ट में है ये महाशय, अभी ये है रेस्ट में, ठीक है। और t बराबर 0 काउंट कर लेते हैं अपन। जब एक और ऑब्जर्वर हम ले रहे हैं, इसको C1 नाम दे देते हैं हम लोग, दिस इज कार C1, और ये t बराबर 0 पे यहाँ पे है, और t बराबर से मैंने कहा से 10 सेकेंड ले लेते हैं, 10 सेकेंड पे यहाँ पे आ गई, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी भी मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ से 10 मीटर पर सेकेंड,
तो वो 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक फ्रेम मैंने ये कंसिडर कर लिया भाई, t बराबर 10 सेकेंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा, क्योंकि मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ये कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं अप्लाई सकते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर A है, एक ऑब्जर्वर C1 कार हो गई, और एक और कार ले लेता हूँ मैं। एक कार ये मैंने C2 ले ली, सपोज दिस इज कार C2। ठीक है, और ये जो है एक्सेलरेट हो रही है कार, और इसका एक्सेलरेशन मैं लिख लेता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से स्टार्ट किया t बराबर 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो चलो 10 सेकेंड पे ही इसको भी ऑब्जर्व करें अगर हम लोग, तो t बराबर 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर से u प्लस ए टी अप्लाई कर दो आप, तो v बराबर u प्लस ए टी अगर अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, v बराबर इसकी वेलोसिटी a का मतलब 2 और ये t 10, यानी ये आ गई यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार C2 t बराबर 10 सेकेंड पे इतनी हो जाएगी। ठीक है, एक और ऑब्जर्वर भी आप देख सकते हो कि एक और ऑब्जर्वर अगर मैं कंसिडर करूं कि वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, और ये t बराबर 0 की फोटो है, से 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये t बराबर 10 सेकेंड पे, तो t बराबर 10 सेकेंड पे भी ये सिचुएशन अगर देखेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, जबकि मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। अब ये 4 ऑब्जर्वर मैंने ले लिए यहाँ पे। पहला ऑब्जर्वर रेस्ट में है, दूसरा ऑब्जर्वर कार C1 जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तीसरा ऑब्जर्वर ये है कार C2 जो कि एक्सेलरेट हो रही है, और ये जो बैंड करता हुआ मूव कर रहा है ये भी एक तरीके से एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन बैंड हो रही है। तो अगर इन चारों ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैं वेलोसिटी ये ट्री का स्टडी करूं तो ट्री विद रेस्पेक्ट टू ए तो हमेशा रेस्ट में ही रहने वाला है, ट्री तो मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, जबकि तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर 0 ऑलवेज, चाहे t बराबर 0 हो और चाहे t बराबर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड वॉट एवर। लेकिन अगर मैं ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू कार C1, रिलेटिव मोशन में आप पढ़ चुके हो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b होता है। अगर ये रिकॉल कर रहे हो तो आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री 0, वेलोसिटी ऑफ ट्री तो 0 है, तो 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ C1, तो वेलोसिटी ऑफ C1 यानी -10 मीटर पर सेकेंड। तो t बराबर 0 पे भी यही पिक्चर बनेगी, और चूंकि t बराबर 10 सेकेंड पे भी ऐसा हो रहा है तो t बराबर 10 सेकेंड पे भी ऐसा ही होगा। एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी ऐसा ही होने वाला है। तो 10 सेकेंड पे भी -10, और ये बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि t बराबर 0 पे और t बराबर 10 सेकेंड या किसी भी मोमेंट पे अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो जो साइड में जो ट्रीज हैं वो आपको पीछे जाते हुए दिखते हैं, वो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि ऑब्जर्वर C2 के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर C2 यू कैन इजिली सी t बराबर 0 पे 0 एट t इज इक्वल टू 0, बट वेलोसिटी ऑफ ट्री एट t बराबर 10 सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू C2 वो कितना हो गया, अगर आप निकालोगे तो ये -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पहले तो 0 थी, अभी -20, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गई। भाई पहले दो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0, और ट्री पे ऑब्वियसली कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अब लेकिन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर विजुलाइज करें तो ये 0 और वेलोसिटी इसकी -20। अब -20 यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले दो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बेटा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, जबकि अभी C2 के ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में अगर हम विजुलाइज करें
तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी कौन चेंज करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा फोर्स। तो ट्री है या कोई ब्लॉक यहाँ रखा होता तो उसके रेस्पेक्ट में अभी इस पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, और फोर्स नहीं लग रहा था तो फिर एक्सेलरेट कैसे हो गया? तो यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई। मतलब ये कि इसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और फोर्स हमें क्या दिख रहा है? जीरो। यहाँ पे देखो वैलिडिटी खत्म होती हुई दिख रही है, जबकि फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा था कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है वो इफ एंड ओनली इफ तभी जीरो होगा जब फोर्स जीरो होगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे। तो ये था। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स होना चाहिए, बट फोर्स है नहीं उस पर। तो यहाँ पे ये वैलिडिटी खत्म होती दिख रही है। बिल्कुल इसी तरीके से यू कैन ऑब्जर्व फोर्थ ऑब्जर्वर। तो ये फोर्थ ऑब्जर्वर है, इसको मिस्टर बी कह देते हैं, जो कि इस तरीके से राउंड ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो इनिशियली अगर मैं लिखूं इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर बी, वो किस डायरेक्शन में है? -10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां से दिख रहा है इस डायरेक्शन में, यानी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये था t बराबर 0 सेकेंड पे, और t बराबर 10 सेकेंड पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू, तो वो देखो वो वेलोसिटी आ गई किस डायरेक्शन में? यहाँ पे वो आ गई 10, स्टिल कांस्टेंट स्पीड से मैंने मूव कराया था। ये अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस डायरेक्शन में हो गई? ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यानी यहाँ पे पहले वेलोसिटी थी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ ट्री 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस बी, और बी की डाउनवर्ड है तो माइनस वेलोसिटी का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है तो नेगेटिव लिख देंगे उसको, ठीक है। एनीवे, तो C2 के रेस्पेक्ट में हमने ऑब्जर्व किया कि केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था तो भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही बी के रेस्पेक्ट में अगर हमने ऑब्जर्व किया तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो फोर्स वहाँ पे कोई लग नहीं रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है, बट एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हुए यहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैलिडिटी यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा, और अब हम उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे ऑन दैट बेसिस हमने सारे फ्रेम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, और यू कैन से कि वो फ्रेम जो कि इनर्शियल फ्रेम होंगे अगर रेस्ट में हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब इन फ्रेम को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसमें हम फिर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्या आइडियली अगर अपन बात करें तो आइडियली नो इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी कंसिडर्ड एज इनर्शियल if acceleration is negligible with respect to the acceleration of the object to be observed। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियली तो देखो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ एज्यूम करके सब काम चला लेते हैं। एज्यूम भी, लेकिन अप टू द लेवल होना चाहिए, ठीक है। अप टू द लेवल का मतलब ये, इफ इट्स एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड। जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में ही अपन बात करते हैं, तो क्या अर्थ रियली एन इनर्शियल फ्रेम? अर्थ का तो देखो ऑर्बिटल मोशन भी हो रहा है और वो अराउंड द सन भी रोटेट कर रही है। तो अब अगर रोटेट कर रही है तो फिर तो एक्सेलरेटेड हो गया, और एक्सेलरेटेड हो गया तब तो फिर न्यूटन्स लॉ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन के रेस्पेक्ट में या रिलेटिव फिजिक्स में तो रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिवली अपन बात करते हैं। जैसे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करूं तो जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यू नो दैट 9.8, वो अर्थ के एक्सेलरेशन की रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, या अर्थ का एक्सेलरेशन जो है वो बहुत कम है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा हो गया बेसिकली। तो हम इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उस रेस्पेक्ट में तो हम अर्थ को
इनर्शियल फ्रेम की तरह डील कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर हम किसी प्लेनेट का मोशन स्टडी कर रहे होंगे तब फिर कंसिडर नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन से कि टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग एप्पल या एनी ऑब्जेक्ट, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम, while to observe the motion of planets, earth cannot be considered as an inertial frame, but for this purpose sun को तो ले सकते हैं, फिर sun may be treated as an inertial frame। तो ये डिपेंड करेगा, रिलेटिव है सिचुएशन, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पज हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ही डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम वो थे जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या डेवलप हो गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, या एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉट वैलिड। ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होंगे वो सारे क्या होंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। अब वो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कौन कौन से हो सकते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। कोई भी कार अगर एक्सेलरेट हो रही है, कार गोइंग अगर राउंड अ कर्व, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। राउंड अ कर्व मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का मोशन अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो भी रोटेट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, और रोटेट कर रहे हैं तो उनका मोशन भी क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। तो ये एक्सेलरेटेड जो फ्रेम होंगे जितने भी, उनको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हम वर्क कैसे करें। ठीक है, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो उसके लिए क्या है, देखो मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ एकदम। हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस फ्रेम मैंने कंसिडर कर लिया S, और S को मैंने कह दिया इनर्शियल। ये जो फ्रेम है वो हो गया इनर्शियल, दिस इज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और ये जो S डैश है इसको आप एज्यूम कर लो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो रहा है S डैश, इसको S डैश नाम दे दिया, S डैश, और ये अपना S फ्रेम है। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसी पार्टिकल की इन दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो जस्ट रिकॉग्नाइज करो पोजीशन से पहले। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू S डैश यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर मैं डिफाइन करूं इसकी पोजीशन इस पार्टिकल की, तो वो ये आएगी इस तरीके से, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S डैश। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करो इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की पोजीशन या फ्रेम की पोजीशन, तो मैं इसको लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। दिस इज पोजीशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। तो अब देखो क्या इक्वेशन हमें मिली यहाँ पे ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करें, इस ये वेक्टर ट्रायंगल बन गया। और ये वेक्टर ट्रायंगल हमें ये क्लियरली बता रहा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to S can be written as position of particle with respect to S dash plus position of particle with respect to या position of S dash with respect to S, इस तरीके से। और you know that कि अगर position vector को हम डिफरेंशिएट कर दें, तो पोजीशन वेक्टर को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑब्वियसली डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, तो मैंने डबल डिफरेंशिएट अगर इसको किया तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो ऐसे आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। काइनेमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। अब हम इंटरेस्टेड हैं ऑब्जर्व करने में पार्टिकल का मोशन विद रिस्पेक्ट टू S डैश। हमारा इंटरेस्ट भी हमें क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
विद रेस्पेक्ट टू एस डैश अगर हम कैलकुलेट करें तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब मैं अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन में तो इस इक्वेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मास से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस डैश, दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू s माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ s डैश with respect to s. This is nothing but acceleration of frame, non inertial frame with respect to inertial frame. तो देखो this is m into acceleration of particle with respect to s dash is nothing but net force acting on the particle with respect to s dash, यानी this is the force acting, net force acting on the particle in non-inertial frame. This is in non-inertial frame. यहां से ये ऑब्जर्व हुआ, ये जो जनरेट हुआ स्ट्रक्चर, जबकि ये फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू s, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम्स। दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स या नेट फोर्स, यहां भी मैं बात करूं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। और इस फैक्टर को मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म, जो एडिशनल टर्म यहाँ पे आ रहा है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स जो भी है जो डेवलप होता हुआ दिख रहा है, इमेजिनरी फोर्स जो कि रियल सेंस में कुछ नहीं है, इसको मैं नाम देता हूँ सूडो। और सूडो फोर्स की वैल्यू तुम्हें क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, F इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। ये एक्स्ट्रा टर्म मुझे ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे वर्क करना है किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने हैं तो इन रियल फोर्सेस के अलावा, इन रियल फोर्सेस के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये रियल फोर्सेस जो हैं ये सारे रियल फोर्सेस हैं, ये रियल फोर्सेस हैं। इन रियल फोर्सेस के अलावा, ठीक है, एक हमें इमेजिनरी फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। इमेजिनरी, यू कैन से शूडो, मतलब लग रहा है दिख नहीं रहा है, ऐसी चीज को घोस्ट बोला जाता है, भूत बोला जाता है, लग रहा है मगर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वही है ये बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करें, और ये रियल फोर्सेस के अलावा एक इमेजिनरी फोर्स और ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर होगा। चलो इसको समराइज कर लेते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो सूडो फोर्स जो अभी मैंने समझाया कि अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम से वर्क करना है तो सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो सूडो फोर्स है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, चलो उसको समराइज कर लेते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही मार्क करेंगे। ग्राउंड पे बैठे हो अगर और किसी पार्टिकल की स्टडी कर रहे हो तब इसका कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है। फिजिकल सिचुएशन अगर हमें कंसिडर करनी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ तो विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही मार्क करेंगे इसको।
नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको समझाया, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यस, नेक्स्ट डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गया m मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो डायरेक्शन किधर थी, जो फ्रेम एक्सेलरेटेड था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में था, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी हम लोगों ने जो लिखा था f इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, एक्सीलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी, अपोजिट वेक्टर हो गई यहाँ पे, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी इस वेक्टर के। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि मैग्नीट्यूड कितना होता है और डायरेक्शन हम लोग कैसे मार्क करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है कि फोर्स इज इमेजिनरी इन द सेंस दैट इट हैज़ नो फिजिकल ऑरिजिन। ओके, दैट इज इट इज नॉट कॉज्ड बाय वन ऑफ द बेसिक इंटरेक्शन। बेसिक इंटरेक्शन बच्चों याद है आपको, बेसिक इंटरेक्शन में हम लोगों ने बात की थी वही जो बेसिक फोर फोर्सेस जो नेचर में है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और ना ही ये पेयर में अकर होंगे, मतलब एक्शन रिएक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड के लॉ के रेस्पेक्ट में ही मैंने बात की है इसकी, सूडो फोर्स की। अगर मुझे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई एफ इजिकल टू एम ए अप्लाई करना है तब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही इसका रोल आएगा। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आप ध्यान रखोगे अप्लाई करते समय। चलिए आगे बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। मान लो ये सिचुएशन है और ये वेज है, वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक्सेलरेट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो इस पे फोर्सेस जो भी आप मार्क करोगे, सपोज आप यहाँ बैठे हो तभी हम बात करेंगे, आप बैठे हो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसके अंदर आप बैठे हो और ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस चलो मार्क करते हैं। फोर्स तो हम लोग सारे पढ़ चुके हैं, इस ब्लॉक पे फोर्सेस मार्क करें अगर तो क्लियरली दिख रहा है इस पे वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसका, दैट इज mg। कॉन्टैक्ट फोर्स आप मार्क करोगे तो इस तरीके से मार्क करोगे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो यहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और एक और फोर्स जो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में विजुलाइज होगा वो कौन सा हो जाएगा, सूडो फोर्स, क्योंकि ये ऑब्जर्वर किस में बैठा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा है, और अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा है तो इस पे एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और वो कितनी होगी, m इंटू ए। देखो मैग्नीट्यूड तो मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन है फ्रेम का उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से सूडो फोर्स मार्क कर सकते हैं और ये हमने इसका एफबीडी बना लिया। बाकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे, अभी तो जस्ट मैं मार्किंग ही सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे सूडो फोर्स मार्क करना है। तो ये क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि ये कार्ट है और इस कार्ट को मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सेलरेशन ए से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कार्ट अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, क्या ये रुक पाएगा यहाँ पे? अगर आप रिकॉल करो जब आप छोटे थे तो पेपर को अपने चेस्ट पे रख के भागोगे तो चेस्ट पे जो पेपर रखा हुआ है वो गिरता नहीं था। यस, तो ये भी यहीं पे अब आप बात समझ सकते हो कि ये भी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इस पे पॉसिबल है कि एक सूडो फोर्स अगर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप विजुलाइज करो तो आपको बात समझ में आएगी कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स इस पे लगेगा और वो कितना होगा, अगर इसका मास मैं कह रहा हूँ m और एक्सेलरेशन फ्रेम का a है तो इस डायरेक्शन में लगेगा और एक कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर कहीं कांटेक्ट फोर्स इस ma के बराबर है तब तो फिर ये मेंटेन रखेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन को। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये भी आगे मूव करता रहेगा। तो सूडो फोर्स इस पे मार्क कर ली। चलो अगर यहाँ रखा होता तो इस पे भी सूडो फोर्स अगर मैं मार्क करूं तो सूडो फोर्स इस पे अगेन
एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज m डैश इंटू ए। ठीक है, इस तरीके से सूडो फोर्स मार्क करना हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए सारी सिचुएशंस में। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज केप्ट एट रेस्ट ऑन अ बिग बॉक्स मूविंग विद वेलोसिटी 2i and having acceleration -3i plus 4j meter per second square. Find the value of pseudo force acting on the block with respect to box. तो चलो ये बॉक्स है और इसमें ये रखा हुआ है और इस पर मुझे pseudo force मार्क करना है। तो pseudo force मैंने अभी आपको समझाया इज नथिंग बट माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब मास ऑफ द बॉडी क्लियरली हमें पता है कितना दे रखा है 2 kg, तो ये 2 kg हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्लियरली हमें दिख रहा है कितना होगा -3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है। हैविंग एक्सेलरेशन इतना, तो फ्रेम का एक्सेलरेशन, फ्रेम यानी बॉक्स, ठीक है ना। तो बॉक्स पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, बॉक्स पे अगर ये बैठा हुआ है तो ये ऑब्जर्वर इस सूडो फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करेगा। तो ये सूडो फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ द बॉडी यानी 2 kg इंटू -3i कैप प्लस 4j कैप विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक यानी 2 डायमेंशनल, बस सिंपली इतना। तो टोटल सूडो फोर्स की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आ जाएगी, जैसे 6i कैप -8j कैप, ये सूडो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से सूडो फोर्स का रूल एक ही है, मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। डायरेक्शन किसके अपोजिट, अपोजिट होगी जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। कोई फ्रेम अगर ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये फ्रेम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और इसके अंदर किसी पार्टिकल की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम लोग देखेंगे कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो रिलेटिवली बड़ी आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों फ्रेम से ही हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनर्शियल से देखें या नॉन इनर्शियल से देखें, हम दोनों पे ही बहुत अच्छी तरीके से कमांड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोशन इन लिफ्ट। अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। तो पहले मैं मोशन इन लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। लिफ्ट इज एट रेस्ट, चलो ये लिफ्ट है और ये महाशय इस स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े हुए हैं। ध्यान रहे, कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो बेसिकली रिएक्शन फोर्स को रीड करता है, बेसिकली रिएक्शन फोर्स को रीड करता है। ठीक है, तो अगर लिफ्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन 0, तो अगर मैं इस पर फोर्सेस मार्क करूं तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। देखो चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, मैन का एफबीडी ऑफ मैन। ठीक है, तो मैन पे कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं हमें, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखेगी mg डाउनवर्ड, और एक हमें दिखेगा कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो गई। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन तो 0 है, तो हम एक्सेलरेशन है नहीं तो फिर सीधे सीधे नेट फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी, 0 मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो विल राइट n माइनस एम जी, एन अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने से पॉजिटिव कहा, इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू एम जी। दिस n इज नथिंग बट इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट। तो क्लियरली दिख रहा है अगर लिफ्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्मली मूव करे तो इफेक्टिव वेट जो है बेसिकली एक्चुअल वेट के बराबर ही आएगा। इफेक्टिव वेट एक्चुअल वेट के बराबर यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें एज सच कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब अगर हम बात करें केस 2, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अब फर्दर फोर्सेस अगर आप मार्क करोगे तो इस पे फोर्सेस देखो आप, mg डाउनवर्ड, ठीक है, और कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा।
ध्यान रहे जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम किस फ्रेम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चलो इसे ग्राउंड पे बैठ के हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे बैठ के अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस मास है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें तो इसके रेस्पेक्ट में तो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर इसका ए है तो नेट फोर्स अपन न्यूटन सेकंड लॉ को ऐसे भी अपने दिमाग में रखें, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे भी अपने दिमाग में फिक्स कर लो। न्यूटन सेकंड लॉ जब भी अप्लाई करोगे आप इस तरीके से इक्वेशन अपने दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो इसका एक्सेलरेशन है अपवर्ड, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। तो अब अगर मैं रिएक्शन फोर्स आर लिख रहा हूं माइनस एम जी, तो नेट अपवर्ड फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स आर माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यू कैन सी कि यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। और एम जी प्लस एम ए का मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव वेट यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव वेट यू कैन से इफेक्टिव वेट कितना हो गया, अगर मैं यहाँ लिखूँ दिस इज एम टाइम्स जी प्लस ए, एम टाइम्स जी प्लस ए, दिस इज इफेक्टिव वेट। तो इफेक्टिव वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। क्या हम इस प्रॉब्लम को लिफ्ट के ऊपर बैठ के भी विजुलाइज कर सकते हैं? चलिए एक बार तो कर ही लेते हैं। ये लिफ्ट पे मैं बैठा देता हूं इस ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है लिफ्ट के ऊपर, और लिफ्ट पे बैठ के अगर ये विजुलाइज करेगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पे फोर्सेस देखें जरा, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ऑब्जर्वर। तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ऑब्जर्वर देखो विजुलाइज करो, इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, अब कौन सा वेट रियल फोर्स है, एम जी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन फोर्स वो भी लगेगा ही लगेगा, आर फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते रियल फोर्सेस। अब चूंकि ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा हुआ है, तो अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा हुआ है तो एक शूडो फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और वो कितनी होगी, क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी m इंटू ए। और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैन तो मूव नहीं कर रहा है, मैन जो है यहाँ पे रेस्ट में ही है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, और रेस्ट में है तो अपने पास इक्वेशन स्टिल वही ऑब्टेन्ड हो गई जो अभी हम लोगों ने बात करी थी, दैट इज एम जी प्लस एम ए। क्योंकि रेस्ट में है तो एफ नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो इन दिस मैनर यू कैन से कि ये रेस्ट में है। तो ये बात क्लियर हो गई, दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैंने आपको विजुलाइज करके दिखा दिया। और इस तरीके से सेकंड केस या थर्ड केस पे अगर बात करूं तो देखो, लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड। अभी मैंने ऊपर वाले केस में कंसिडर किया था लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही थी, और यहाँ पे लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, रिटार्ड कर रही है बल्कि। तो रिटार्डेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ जाएंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क हैं, इन्हें आप करना और मुझे रिप्लाई करना इसमें इस तरीके से। ये कुछ केसेस हैं जो आप कंसिडर करना, इनको हम लोग करेंगे डिस्कस। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये प्रॉब्लम, ठीक है, और रिवाइज करके रखो इनको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे फर्दर। थैंक यू वेरी मच, और स्टडी कंटिन्यू करते रहो इसी तरीके से।